कि 370 और 35 से टूटने के बाद जो आतंकवाद की कमर टूटी है और आतंकवाद जो है वो अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है। जैसे आपने अभी पुंछ राजौरी की बात की है, तो भी कुछ इंसिडेंट जो हैं टेररिस्ट अटैक जो हैं वो आर्मी के ऊपर हुए। पाकिस्तान के हालात पे वो भी आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं, उनकी इंटरनल उनकी क्या हालत है। कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ की सरकार जो है और आईएसआई जो है वो हमेशा ये कोशिश में रहती है किसी ना किसी तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो टेररिस्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में शांति हो रही है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट जो हैं और पाकिस्तान जो है वो ये दिखाना चाहता है कि अपनी एग्जिस्टेंस शो करना चाहता है, इसलिए वो कहीं कहीं पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। आज वहाँ तिरंगा झंडा जो है वो लेकर वहाँ के लोग ही, जो लोकल लोग हैं कश्मीरी हमारे भाई जो हैं, वो तिरंगा लेकर आज सड़कों पे आते हैं। लाल चौक के अंदर आपने देखा है कि जो एक क्लियर कट मैसेज जो है केंद्र सरकार ने दिया है, जब तक आतंकवाद से तौबा पाकिस्तान नहीं करता तब तक उनसे कोई बातचीत। अब्दुल्ला साहब क्या चाहते हैं कि वहाँ कश्मीर पीसफुल नहीं है, लद्दाख पीसफुल नहीं है। मुझे लगता है कि जम्मू की याद बड़ी देर बाद फारूक अब्दुल्ला साहब को आई है। जब वो इतनी देर वहाँ 70 साल उन्होंने यहाँ पर रूल किया उनकी पार्टी ने, तो तब तो उनको ये याद नहीं आया जम्मू का। नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी सेंसिटिव बने हुए हैं, अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो इस समय जम्मू सूबा जो है आतंकवादियों के लिए एक हॉटबेड बन चुका है। अगर उसमें भी राजौरी और पुंछ, ये दो एक हिस्से ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर आतंकवादी लगातार अपनी कई घटनाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं और जिसमें कई तरह के हमारे तरफ से भी जो जवानों की क्षति भी हो रही है और इसको लेकर सियासत भी काफ़ी तेज है। विपक्ष भी जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर निशाना करके कहता है कि अगर वो इस तरह से दावे करते हैं यहाँ पर पीस है, शांति है, तो उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व एमएलए अश्विनी शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर, जिस तरह से अभी ये हालात बने हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जम्मू सूबा जो था बड़ी देर से एकदम शांत घोषित किया गया था, लेकिन अचानक से ये गतिविधियां जो हैं आतंकवादियों की बढ़ी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकवाद पे केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो भी कायम है। ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो कश्मीर वैली में और जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि 370 और 35 से टूटने के बाद जो आतंकवाद की कमर टूटी है और आतंकवाद जो है वो अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है। जैसे आपने अभी पुंछ राजौरी की बात की है, तो भी कुछ इंसिडेंट जो हैं टेररिस्ट अटैक जो हैं वो आर्मी के ऊपर हुए हैं। आपने देखा होगा कि ये सारा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जो है वो अभी कहीं ना कहीं बुखलाहट में पाकिस्तान के हालात पे, वो भी आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं, उनकी इंटरनल उनकी क्या हालत है। कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ की सरकार जो है और आईएसआई जो है वो हमेशा ये कोशिश में रहती है किसी ना किसी तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो टेररिस्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई जाए। तो मुझे लगता है कि हमारे आर्मी जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से सक्षम है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब कश्मीर में जो प्रेशर बढ़ा है टेररिस्ट के ऊपर, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से भाग के अब यहाँ इक्का दुक्का जो इंसिडेंट उन्होंने किए, हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं कि वो वीर जवान जिन्होंने शहादत पाई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बुखलाहट है और ये ज़्यादा देर तक आतंकवाद टिकने वाला नहीं है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यही सच्चाई है। और जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में शांति हो रही है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट जो हैं और पाकिस्तान जो है वो ये दिखाना चाहता है कि अपनी एग्जिस्टेंस शो करना चाहता है, इसलिए वो कहीं कहीं ये इंसिडेंट जो है इस पर जो है इस समय जम्मू कश्मीर का जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी इस समय अग्रेसिव हैं और आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र सरकार पर कि 370 की आड़ में तो इन्होंने काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि इसके बाद यहाँ पर सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। अगर टेररिज्म खत्म हो जाएगा 370 के बाद, तो अब क्या हो रहा है?
ये इस पर सर आप देखिए, बहुत बड़ा बदलाव जो है 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आया है। खासकर अगर वैली की आप बात करते हैं, मैं 2 बार विधायक रहा हूं और असेंबली के अंदर भी हमने देखा किस तरीके से जो इनके एजेंट हैं वो किस तरीके से कश्मीर के अंदर वो काम करते थे और यहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। आज वहाँ तिरंगा झंडा जो है वो लेकर वहाँ के लोग ही, जो लोकल लोग हैं कश्मीरी हमारे भाई जो हैं, वो तिरंगा लेकर आज सड़कों पे आते हैं। लाल चौक के अंदर आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को आम लोग जो हैं वो वहाँ जाके झंडा फहराते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और मिलिटेंसी की कमर जो है वो टूटी है। अगर कोई ये कहे, जो विपक्षी पार्टीज जो हैं, अब उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, इशू तो ऐसे है नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो फिराक में रहते हैं कि किस तरीके का एलिगेशन जो है वो सरकार के ऊपर लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। 370 और 35 से टूटने के बाद जो कमिटमेंट जो एक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की थी वो पूरी हो रही है। यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं बढ़ रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ 2014 के बाद जो विकास के रथ को गति मिली है, वही विकास के रथ को गति जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिल रही है। इसी से बुखलाए हुए पाकिस्तान और उनके टेररिस्ट जो हैं कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंट कर जाते हैं, लेकिन उनके भी ऊपर भी पूरी नज़र जो है वो हमारी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की है। वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि उनको न्यूट्रलाइज जो है वो हमारी सेना जो है वो कर रही है और जहाँ भी होंगे ढूंढ के वो निकाल के उनको जो है उनका सही जगह पे जो है पहुँचाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही मसले हल होंगे, तो मेरा विरोध होता है। तो अभी हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया और यहाँ पर आकर उन्होंने विवादित बयान भी दिया, तब सब चुप हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं उनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। वो जिस तरीके की बात वो करते हैं, कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान जो है उनकी वो जो अंदर एक वो उनका रहता ही है कि वो जो पाकिस्तान के साथ उनका प्रेम है कहीं ना कहीं वो दर्शाते हैं। मुझे लगता है कि जो एक क्लियर कट मैसेज जो है केंद्र सरकार ने दिया है, जब तक आतंकवाद से तौबा पाकिस्तान नहीं करता तब तक उनसे कोई बातचीत जो है, तो देखिए आप ऑफिशियल लेवल पर कोई ऐसी टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके बाद नहीं हुई है जब से केंद्र सरकार ने ये स्टैंड लिया है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका पता है, आप यहाँ कुछ कहते हैं, जम्मू में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहते हैं, दिल्ली में जाकर कुछ कहते हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदलती रहती हैं। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी थी यहाँ पर भी आके कि G20 को लेकर कहीं ना कहीं जम्मू वालों को उन्होंने एक तरह से ये बोला था कि जम्मू से भेदभाव क्यों हो रहा है। अगर G20 की मीटिंग श्रीनगर में हो रही है तो जम्मू जैसी जगह जो कि सबसे ज़्यादा पीसफुल जगह है, यहाँ पर करवाने में क्या समस्या है बीजेपी को? फारूक अब्दुल्ला साहब क्या चाहते हैं कि वहाँ कश्मीर पीसफुल नहीं है, लद्दाख पीसफुल नहीं है? मुझे लगता है कि जम्मू की याद बड़ी देर बाद फारूक अब्दुल्ला साहब को आई है। जब वो इतनी देर वहाँ 70 साल उन्होंने यहाँ पर रूल किया उनकी पार्टी ने, तो तब तो उनको ये याद नहीं आया जम्मू का। जम्मू के साथ जो एक बहुत बड़ा संघर्ष जम्मू के लोगों ने, यहाँ की जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती थी, जो कश्मीरी रूलर करते थे, वो जब आवाज़ हम उठाते थे तब तो फारूक अब्दुल्ला और उनके जो सपुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, उनको तो जो याद नहीं आई जम्मू की, आज वो जम्मू के प्रति ये बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स फारूक अब्दुल्ला साहब को देनी चाहिए। आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब शायद नहीं चाहते थे कि वहाँ पर G20 की कोई मीटिंग हो? वो यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको लगे। जैसे अभी देखो कि वहाँ कितने सैलानी जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो खुले तौर पर जाकर वहाँ टूरिस्ट जो है वो जा रहा है। लाखों की संख्या में टूरिस्ट जो है इसी महीने मई से पहले अप्रैल तक जब टुलिप गार्डन को देखने के लिए या बाकी कश्मीर को देखने के लिए, और बिना खूब के लोग जो आए हैं, यही उनको चुभ रहा है कि ऐसे हालात जो कैसे ठीक हो रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो आ रहा है। अगर G20 का वहाँ ये चल रहा है तो उनको ये इसीलिए उनको चुभ रहा है कि कश्मीर में क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर का पीस जो है वो दुनिया को दिखे, पूरे विश्व को दिखे। इसलिए आपको कहने का मतलब कि अगर ये बहुत बड़ा इवेंट है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट होने वाला है G20 का, कि कहीं ये पूरी पीसफुली अगर होता है तो कहीं ना कहीं उनकी कोई हार है या उनको कोई नुकसान है कि जिस तरह से उनकी पॉलिटिक्स चलती थी। क्या आपका ये कहना है? वही मैं तो यही कहूँगा कि जो आदमी जो कश्मीर से बिलोंग करता है और जो हमेशा कश्मीर का रोना रोता है, आज G20 वहाँ हो रहा है तो वो दुख कर रहे हैं कि यहाँ क्यों हो रहा है, जम्मू में क्यों नहीं हो रहा है। भाई जम्मू में भी करेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं जम्मू में भी होंगे। हमारा तो ये एक जो केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे संगठन का ये है कि जम्मू कश्मीर एक साथ समान विकास करें,
सबके साथ इंसाफ हो, सबको आप सबका हक जो है मिले। जो हक जम्मू को इन 70 सालों में नहीं मिला, अभी 270 और 35 से टूटने के बाद यहाँ मिला है। कभी आपने सोचा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एक मेडिकल आपको लगता है कि हब जो जहाँ पे बनने जा रहा है, अगर आप कहीं विजयपुर के आगे गुजरते हैं तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा हेल्थ सिटी जो है वो जहाँ वो डेवलप हो रहा है, और दुनिया का नहीं देश का नंबर 2 पे हेल्थ ये इंस्टीट्यूशन जो है वो जहाँ जम्मू के अंदर है, विजयपुर में बन रहा है। नंबर 1 दिल्ली में है और नंबर 2 जो है वो जम्मू में है। इतने बड़े यहाँ प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जो बड़ी स्पीड से जिस पे काम चल रहा है कि इतनी देर लगती थी लोगों को जम्मू दिल्ली से कटरा आते हुए, अब जो उसका एक्सप्रेस बनने से ये रोड नेटवर्क इंप्रूव हो रहा है। यहाँ बड़े आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारा जो एक एजुकेशनल हब जो जम्मू बना है, तो इनको लगता है, दुख होता है इनको कि क्यों ऐसे डेवलपमेंट जो है वो जम्मू में हो रही है। तो कश्मीर में भी हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि हम जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखते हैं और वहाँ के लोगों और जम्मू के लोगों को उनका हक जो है वो सबको एक समान रूप से आप समान रूप से विकास हो, समान रूप से सबको उनका। इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है, शांति के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते? और उस पर भी अगर बीजेपी भाजपा जो है ये दावा करती है कि हम सरकार हम बना रहे हैं, 50 से ज़्यादा सीटें लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? आप करवा दें इलेक्शन। एक तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने तो करवाना नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही तय करेगा। और अभी आपने देखा होगा कि एक बार फिर समरी रिवीजन जो है वो यहाँ पे उसका प्रोसेस जो है वो चला है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हमारे युवा जो थे जिनका वोटर नहीं बना था। अगर असेंबली इलेक्शन जहाँ होना है तो कम से कम जो युवा 18 साल की उम्र जिन्होंने क्रॉस की है उनको वोट डालने का हक तो मिलना चाहिए ना। अगर वो 18 साल के हो भी गए तो उनको वो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। तो ये काम जो है यहाँ चल रहा है। और जब सीधा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था जब भी इलेक्शन कमीशन उनसे कहेगा अब हम तैयार हैं, हम पूरी रिपोर्ट उनको दे देंगे। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे यहाँ इलेक्शन करवाए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बिल्कुल तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारे लीडर तैयार हैं। जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं। इलेक्शन होगा भी, इलेक्शन तो होना ही है। तो जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा इलेक्शन होगा जहाँ पर, और इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे। लेकिन उसी को लेकर जिस तरह से अभी जो स्थिति बनी हुई है आतंकवाद को लेकर हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि G20 की मीटिंग को लेकर थ्रेट्स भी आई हुई कि हम इसमें जरूर खलल डालेंगे, ये आतंकवादी पूरी कोशिश में ताक में हैं। तो उसको लेकर लगता है कि जम्मू भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, जो कि बिल्कुल एक पीसफुल जगह रहती है। देखिए अभी भी जम्मू पीसफुल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कश्मीर अगर इतना शांति वहाँ पे आई है तो जम्मू तो है ही है। तो मुझे लगता है कि ये विपक्षी पार्टीज़ जो हैं इनका अपोजिशन जो है अब इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है कि भाई इतने साल 70 साल से ये एक ऐसा अलग आलाप जो है वो अलग किस्म का रोना रोते थे। तो आज मोदी सरकार आने के बाद जब 370 और 35 से टूटा तो उसके बाद इतनी शांति जो कश्मीर में आ गई, तो जम्मू में भी पूरा इसका असर जो है वो है। तो शांति तो है। अब बड़े बड़े इवेंट्स जो जहाँ पे हो रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है कि क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अगर कश्मीर के लोग वहाँ तिरंगा लेकर घूम रहे हैं, अगर कश्मीर के लोगों के छतों के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तकलीफ उनको हो रही है कि ये कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप मुझे बताइए कि कितनी विपक्षी पार्टियाँ जो किसी मुद्दे पर जहाँ आके जो है वो जहाँ प्रोटेस्ट करती हैं, जहाँ एलिगेशन लगाती हैं, वो कहीं ना कहीं कोई बहाना ढूंढते हैं कि इस तरीके से। आपने देखा होगा यहाँ 2 साल जहाँ कोरोना महामारी रही, कितनी विपक्षी पार्टियां थी, कितने उनके लीडर्स थे जो मैदान में आके लोगों की सेवा में लगे। आपने देखा होगा कि हमारा छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता जो है सब इन 3 सालों के अंदर जो कोरोना महामारी रही, घर घर गए हम, गली गली गए हम, गांव गांव गए हमने खुद जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमने समाज सेवा की। हमारा काम है समाज सेवा करना। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोशिश है, जैसे अभी आज हम जहाँ जनता दरबार लगा के बैठे थे सुबह से, तो लोग सैकड़ों की संख्या में आज लोग जहाँ आते हैं। और इस वक्त क्योंकि एक इजीली अप्रोच जो है जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए। आपने देखा होगा जम्मू रीजन से तो लोग आते हैं, कश्मीर रीजन से भी कई सारे डेपुटेशन आज हमने जहाँ पर हमारी आज जहाँ वेडनेसडे को हम बैठते हैं, मैं साथ शर्मा जी और हमारे साथ जीत जो और शैलजा जी बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे से सैटरडे हमारा यहाँ जनता दरबार लगता है, तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, उनको एक इजीली अप्रोच मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि अधिकारियों के साथ बात कर हम उनकी समस्याओं को हल निकालते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्षी पार्टियों के पास सिर्फ एक इलेक्शन को लेकर और कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है?
मुझे बताइए कि किस मुद्दे पर उन्होंने कोई संघर्ष किया है। और वो भी संघर्ष जो है वो जम्मू में ही दिखता है। कहीं सिटी चौक में जाकर एक दो धरना दे दिया, फोटो खिंचवाया, निकल गए। मुझे बताइए जो इतना बड़ा जम्मू कश्मीर स्टेट है, इतना फार फ्लंग एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, कहाँ आपको देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वहाँ जाकर लोगों के लिए कोई संघर्ष कर रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं? कहीं नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता, ये लीडर ही है जो अभी भी वहाँ निस्वार्थ होकर वहाँ समाज सेवा कर रहा है। और हमारी यही कोशिश रहती है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस नीति पर हम चल रहे हैं। और यही हमारा कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं उम्मीद करें कि जल्द ही जो हालात जैसे ही बनते हैं तो असेंबली इलेक्शन यहाँ पे हो जाएं। बिल्कुल होंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहेगा, जब उनको लगता है कि जहां इलेक्शन करवाने हैं वो करवाएं। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, सरकार भी तैयार है। सरकार ने अभी होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमसे रिपोर्ट मांगेगा, हम रिपोर्ट दे देंगे और इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, जल्दी होंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं, जैसे इन्होंने भी उम्मीद जताई है, कि बिल्कुल हालात ठीक हैं और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहेगा यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे। और विपक्षी पार्टियों के पास सिर्फ असेंबली इलेक्शंस के मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं, आम लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं, ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया है। सिर्फ इस बात को लेकर ही आ जाकर वो केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। ग्राउंड पे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।